हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो नेक्स्ट यूनिट जो हम शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 5 लेवलिंग। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप ये भी बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो इस तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सारे कवर करें और कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से फ्रेम हो तो हम उसे मिस ना करें। तो इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमने 4 यूनिट कवर कर लिए हैं आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे, ट्रावर्सिंग, और अब जो 5th यूनिट जो कि लास्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी लास्ट यूनिट होगी। इसके बाद की जो यूनिट्स हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपेरेटिवली थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये जो हमारी लेवलिंग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 स्टार यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम शुरू करते हैं हमारी लेवलिंग से। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे लेवलिंग की जाती है, लेवलिंग होता क्या है, कौन कौन से हमारे डिवाइसेस, इक्विपमेंट, सारी चीजें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लेवलिंग से। लेवलिंग का मतलब क्या होता है? तो लेवलिंग का सिर्फ अगर सीधा और सरल शब्दों में मतलब बताना चाहूं तो लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस। अगर आप वर्टिकल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उसको आप क्या बोल देते हो? लेवलिंग बोल देते हो। अगर आप वर्टिकल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर किसी की हाइट को कैलकुलेट कर रहे हो, एल्टीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? लेवलिंग बोलता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारे मिसकंसेप्शन शुरू हो जाते हैं। हमेशा हम जब हाइट की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एल्टीट्यूड की बात नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे एलिवेशन की बात भी करनी होती है। तो ये समझाऊंगा कि एल्टीट्यूड और एलिवेशन क्या होता है। लेकिन अभी जब भी मैं किसी फिक्स्ड रेफरेंस से हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है वो ये करना है कि जब भी मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि आपका ऊपर ही हो, वो अपने डेटम से नीचे भी हो सकता है। ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन जो होता है वो यही आपको याद रखना है कि जब भी मैं हाइट को कैलकुलेट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं डेटम से ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं, डेटम के नीचे भी मैं हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं। जो मेरा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। एक और मैं रेफरेंस आपको बताता हूं इसमें। जैसे ये मेरा हाथ है, तो अब यहाँ हाथ के मैं ऊपर भी अपने क्या कर सकता हूँ? हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी अपना जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। पर जो मेरा हाथ है उसके नीचे भी तो आपका क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं जमीन से बात करूं तो वो कितना डिस्टेंस है ये मैं बता सकता हूं। अगर ये मेरा डेटम है, ये मेरा हाथ जो है ये मेरा डेटम है, तो इसके नीचे जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो फ्लोर है, जो रूफ है, वहां तक के लिए भी जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा लेवलिंग का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम लेक्चर में आगे बात करेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंसेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, उन सब बातें में हम करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं। अगर हमको लेवलिंग समझना है तो ये जो बातें अभी मैं बताने वाला हूं 12-13 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल सरफेस के बारे में। लेवल सरफेस क्या होता है? तो लेवल सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस पैरेलल टू द अर्थ। ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ के पैरेलल में जो सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो इमेजिनरी सरफेस है जो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल होगा उसे मैं क्या बोलता हूं? लेवल सरफेस बोलता हूं। ठीक है। ये कैसा होगा? 3D में होगा। अगर मैं बात करूं लेवल सरफेस की तो चीज मान लीजिए, अगर मैं लेवल सरफेस की आपसे बात करूं तो ये जो सरफेस होगा ना ये पूरा 3D में होगा। ये मेरा, ये अभी आप 2D देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी जो ये पॉइंट है, ये सामने से आप देख पा रहे होंगे, तो इसके ऊपर भी जो पॉइंट है इसके भी पैरेलल होगा। तो पूरा का पूरा सरफेस, जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ क्या है? स्फेयर है, तो स्फेयर के पूरे के सबके बिल्कुल पैरेलल होगा, है ना, पूरा एक सरफेस होगा, एक लाइन नहीं होगी, पूरा क्या होगा? सरफेस होगा। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये लेवल सरफेस की, तो ये अर्थ सरफेस के पूरे में पैरेलल है हर जगह। तो इसको समझ कैसे सकते हैं आप? किस तरीके से समझ सकते हैं? आपने ओशियन देखा होगा, तो ओशियन का जो सरफेस है ना, वो उसका जो आप ओशियन का टॉप सरफेस है अज्यूम कर लीजिए, और ओशियन का ग्राउंड सरफेस, तो जो टॉप सरफेस होगा ओशियन का वो ग्राउंड सरफेस के क्या होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा। तो वो जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो ओशियन का पैरेलल सरफेस है उसी को आप समझ लीजिए क्या है? वो लेवल सरफेस। रेफरेंस आप इस तरीके से समझ के याद इसको समझ सकते हैं कि लेवल सरफेस क्या होगा? एक इमेजिनरी सरफेस है आपका जो कि पैरेलल है किसके? अर्थ के। अर्थ के जो पैरेलल में सरफेस होता है उसे मैं क्या बोल देता हूं? लेवल सरफेस। अब इस लेवल सरफेस, जैसे मान लीजिए लेवल सरफेस है जो आपका, ये मान लीजिए आपका लेवल सरफेस है, ये आपका लेवल सरफेस है। अगर इस सरफेस में कोई एक लाइन खींच दूं, ये आपका लेवल सरफेस है, इसमें मैं अगर कोई एक लाइन खींच दूं तो उसको मैं बोल देता हूं लेवल लाइन। तो यहां से सेकंड टॉपिक हो गया आपका क्या? लेवल लाइन।
ठीक है, तो लेवल सरफेस क्या हुआ कि मेरे अर्थ सरफेस के पैरेलल में जो कोई सरफेस होता है तो उसे मैं लेवल सरफेस बोलता हूं। और लेवल सरफेस का मतलब ये हो गया, सेकेंडली क्या हो गया कि अगर वो जो लेवल सरफेस है, ये सामने से देख रहे हैं, इसमें मैं अगर कोई एक लाइन खींच दूं तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, लेवल लाइन बोल देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसके किसके बीच में, लेवल सरफेस और लेवल लाइन के बीच में। समझ में आया होना चाहिए आपको। तो ये मान लीजिए कोई सरफेस मैंने पार्ट उठा लिया है ना, जो मेरा ये लेवल सरफेस था उसका कोई एक मैंने पार्ट उठाया और उसके ऊपर मैंने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन। इस पूरे सरफेस को क्या बोलूंगा मैं, लेवल सरफेस। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लेवल सरफेस होता है या जो लेवल लाइन होती है, ये आपके अर्थ के क्या है, पैरेलल है। ये मान लीजिए आपका अर्थ है तो अर्थ के क्या है, ये पैरेलल है। तो इसके जब पैरेलल है तो ये कैसी होगी लाइन, ये कैसी होगी लाइन, कर्व्ड होगी। तो जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है। ठीक है, लाइन कैसी होती है आपकी, कर्व्ड होती है। और जो आपकी लेवल लाइन होती है ना, लेवल लाइन इज कांस्टेंट लेवल लाइन इज वन दैट इज एट कांस्टेंट हाइट रिलेटिव टू MSL। तो आपका जो मीन सी लेवल होता है ना, उससे ये हमेशा एक कांस्टेंट हाइट, ये वाले जो आपके डिस्टेंसेस होंगे ये हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अभी आगे भी फिर से बताऊंगा मीन सी लेवल की जब बात आएगी। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो अर्थ की ये बाउंड्री आप किसको बता रहे हो, अर्थ की बाउंड्री ऐसी थोड़ी ना होगी, अर्थ की बाउंड्री तो ऐसी भी हो सकती है, बिल्कुल आप स्मूथ तो नहीं ले सकते हो। तो ये MSL क्या होता है, ये मतलब हम जो ऐसे अर्थ बना रहे हैं, ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये जो पॉइंट्स है ना, ये किसको लेके चल रहे हैं, MSL को लेके चल रहे हैं। तो जो आपका मीन सी लेवल है उसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो आपका ये क्या है, मीन सी लेवल है ना, ये जो आपके पॉइंट्स हैं जो हम बना रहे हैं ये क्या है, आपके मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल की लाइन क्या है, पैरेलल है। आपकी जो लेवल सरफेस है वो भी पैरेलल है, और उस सरफेस में अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो वो भी मीन सी लेवल के कैसा होगा, एक कांस्टेंट हाइट पे होगा, यानी कि मीन सी लेवल के क्या होगा, पैरेलल होगा। लेवल लाइन इज वन दैट इज एट कांस्टेंट हाइट रिलेटिव टू मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से एक क्या होगा, कांस्टेंट हाइट पे होगा या उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, इट इज अ कर्व्ड लाइन। तो कैसी लाइन होती है, ये एक कर्व्ड लाइन होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैसी लाइन होती है, ये एक कर्व्ड लाइन होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एलिवेशन के बारे में। नेक्स्ट लाइन क्या होता है आपका, एलिवेशन, और दूसरा आपका होता है एल्टीट्यूड। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें काफी ज्यादा हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं समझते हैं कि हम डेटम क्या होता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं डेटम क्या होता है। तो ये ऐसा कोई लेवल है, कोई ऐसा रेफरेंस है जहां से आप हाइट्स को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये आपका कोई ऐसा रेफरेंस है जहां से आप हाइट को कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसी को मैं क्या बोल देता हूं, डेटम। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, डेटम। जिस रेफरेंस से आप किसी पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हो उसे मैं क्या बोल देता हूं, डेटम। तो वैसे आपने देखा होगा कंपास में हम क्या ले रहे थे, मेरिडियन ले रहे थे, यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, डेटम। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है लेवलिंग में उसे मैं डेटम बोलता हूं। अब जो आपका एलिवेशन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। जो मैंने अभी आपको लाइन खींची, अगर इस लाइन के ऊपर आपको ये पॉइंट है ए, ये लाइन के ऊपर है, तो इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ये पॉइंट है बी, ये लाइन के क्या है, नीचे है, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा। तो आपका जो एलिवेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपका जो एल्टीट्यूड है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीन सी लेवल क्या होता है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मैं हाइट को मेजर कर रहा हूं, तो मीन सी लेवल कहां दिखाया था मैंने आपको, मीन सी लेवल मैंने आपको इधर दिखाया था। ठीक है, तो अगर मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कोई हाइट को मेजर कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कोई हाइट को मेजर करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एल्टीट्यूड। तो मीन सी लेवल के जो भी चीजें होंगी, जैसे आपने देखा होगा हमेशा जब भी हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो हम हमेशा उनका एल्टीट्यूड बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर माउंटेन इज एट दिस मच एल्टीट्यूड और दैट पर्टिकुलर माउंटेन इज एट दिस मच एल्टीट्यूड। तो हम हमेशा क्या बताते हैं, उसमें एल्टीट्यूड बताते हैं। तो एल्टीट्यूड इज व्हाट, योर रेफरेंस विथ मीन सी लेवल। आपकी जो समुद्र तल की ऊंचाई है, समुद्र तल से उस पर्टिकुलर पॉइंट की कितनी ऊंचाई है विथ रेफरेंस टू मीन सी लेवल हम बताते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है।
ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड हमेशा हम मीन सी लेवल के रेफरेंस से बताते हैं। अब मीन सी लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल आपके समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है, समुद्र का जो रेफरेंस लेके अगर कोई हम हाइट को बताते हैं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, मीन सी लेवल बोलता हूं। ठीक, अब बात आती है कि मीन सी लेवल को पता कैसे लगाएंगे, तो वो अभी मैं बताऊंगा। अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले कि एल्टीट्यूड और एलिवेशन में डिफरेंस क्या होता है। आपने देखा होगा आपके घर का हम एलिवेशन बताते हैं, एल्टीट्यूड नहीं बताते हैं, क्योंकि वो डेटम के रिस्पेक्ट में ऊपर भी हो सकता है और नीचे हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने डेटम अपना रोड को लिया हुआ है, रोड से आपकी जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो नीचे होगा, तो उसका नेगेटिव एलिवेशन हो गया, ऊपर होगा तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स का एलिवेशन हमेशा हम कैसा बताते हैं, पॉजिटिव ही बताते हैं। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, एल्टीट्यूड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके बारे में, मीन सी लेवल के बारे में। तो मीन सी लेवल क्या होता है आपका, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग एवरेजिंग ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। तो ये ऐसे आपका समुद्र है, ठीक है, इसमें ऐसे लहरें आती हैं, है ना। अगर आपने समुद्र देखा होगा अपना, तो समुद्र में ऐसे लहरें आती हैं। ठीक, लहरें आ रही हैं तो ये आपकी मान लीजिए क्या है, हाई टाइड, और ये आपकी क्या है, लो टाइड। ठीक, ये आपकी हाई टाइड हो गई, ये आपकी लो टाइड हो गई। तो 19 साल में जो मैक्सिमम हाई टाइड रही होगी और जो लो टाइड रही होगी 19 साल तक, उस मैक्सिमम हाई और लो टाइड के एवरेज को हम निकालते हैं। तो इस मैक्सिमम हाई और लो टाइड का जो हमको एवरेज मिलता है वही हम क्या ले लेते हैं, मीन सी लेवल ले लेते हैं। तो ऐसे हमारा क्या बन जाता है, मीन सी लेवल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं MSL इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मीन सी लेवल। अब ये जो मीन सी लेवल है, इसी के पैरेलल में जो सरफेस होगा वो आपका लेवल सरफेस होगा, और इसके पैरेलल सरफेस में अगर मैं कोई एक लाइन खींच दूं तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, लेवल लाइन। तो अगर सारी बातों को फिर से मैं समअप करूं, जो 5 पॉइंट मैंने आपको अभी बताए हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, लेवल सरफेस। तो अगर अर्थ के जो MSL है, ये अर्थ का जो मैं बाउंड्री दिखा रहा हूं, ये क्या है, मीन सी लेवल ही है। तो मीन सी लेवल के पैरेलल में कोई अगर सरफेस होता है तो उसे मैं लेवल सरफेस बोलता हूं। उस सरफेस में अगर मैं कोई लाइन खींच दूं, ये मेरा सरफेस होगा, ये मेरा सरफेस होगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन बोलूंगा। ठीक, उसके बाद हमने बात की एलिवेशन और एल्टीट्यूड। तो मीन सी लेवल से अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं तो मेरा क्या हो जाता है, वो एल्टीट्यूड हो जाता है। एलिवेशन जो होगा वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इसके बाद मैंने बात की आपसे मीन सी लेवल के बारे में। तो 19 ईयर्स के हाई टाइड और लो टाइड के डेटा को मैं क्या ले रहा हूं, एवरेज ले रहा हूं। उसके रिस्पेक्ट में जो मेरी लाइन बन रही है समुद्र की, उसको मैं क्या बोल देता हूं, मीन सी लेवल बोल देता हूं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट हो गए जो हमको पता होने चाहिए थे। इसके बाद हम और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफी अच्छा होगा कि आपका MSL क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल लाइन क्या होता है। ये 5 पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद के जो आगे हम बात करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिड्यूस लेवल के बारे में। तो रिड्यूस लेवल क्या होता है, एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ नोन हाइट। तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट। मान लीजिए यहां पे आपने MSL लिया था, ये आपका MSL है, ठीक है, ये आपने मीन सी लेवल लिया है, और मेरा पॉइंट यहाँ पे एक A है। तो MSL से ये वाला हाइट जो हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस लेवल यानी कि RL। पर जरूरी नहीं है ना कि मेरे को MSL, मैं यहाँ पे कुछ भी डेटम ले सकता हूँ, है ना। जरूरी नहीं, मैं यहाँ पे रोड को मैंने डेटम ले लिया, मुझे यहाँ तक की एलिवेशन पता है, ये मेरा डेटम है, और यहाँ तक की मुझे जो एलिवेशन है वो पता है। इसके ऊपर अगर किसी चीज को मैं मेजर कर रहा हूं तो इस नोन पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होगा, इसी को मैं बोल देता हूं रिड्यूस लेवल। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, रिड्यूस लेवल। तो द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ नोन हाइट। तो कोई हाइट आपको पहले से पता है, जैसे मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हो, ठीक है, छत तक की हाइट आपको पता है कि कितनी है, आपने कोई रेफरेंस लिया होगा उसके लिए। रेफरेंस मान लीजिए आपने रोड लिया था, तो आप बोल रहे हो कि रोड से मेरा जो छत है वो 40 फीट पे है, उसके ऊपर आप एक 5 फीट के और खड़े हो, तो रोड का जो रेफरेंस है, जहां तक आपको पॉइंट पता है, लास्ट पॉइंट जो आपको पता है, उससे अगर आप हाइट को मेजर कर रहे हो, तो जो भी हाइट आपने मेजर की है वही आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस लेवल हो जाती है। तो द एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन हाइट। तो कोई हाइट आपको पहले से पता है, उसके ऊपर अगर कोई आप हाइट मेजर करो, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है और ये हाइट मुझे पता है, और इसके ऊपर इस हाइट को, इसके रिस्पेक्ट में अब ये हाइट को
मेजर कर रहा हूं। तो जो मैंने इसके ऊपर जो हाइट, बस ये पेन की हाइट जो मैंने मेजर की, यही मेरा रिड्यूस लेवल होगा। टोटल हाइट मुझे निकालनी होगी, तो यहां तक की जो हाइट है और ये वाली जो हाइट है, इनको मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल हाइट मिल जाएगी। पर मुझे अगर टोटल हाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज की हाइट चाहिए, तो मैं सिर्फ कितना रखूंगा, इस रेफरेंस से लेके जो मैंने इसकी हाइट निकाली होगी। अब मान लीजिए आप मेरी हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, आप मेरी हाइट कहाँ, किस रेफरेंस से नाप रहे हैं, नीचे के रेफरेंस में नाप रहे होंगे, तो सिर्फ आपने मेरी हाइट नापी, तो मेरी हाइट जो होगी वो रिड्यूस लेवल हो जाएगी, क्योंकि आपने रेफरेंस क्या लिया है, जो आपका नोन पॉइंट था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट रेफरेंस पूरा नीचे से नापूं कि मेरा जो MSL से जो हाइट है, तो वो आपकी टोटल हाइट हो जाएगी, तो वो अपन को नहीं चाहिए। अपन किसी भी फिक्स्ड रेफरेंस से हाइट को मेजर करते हैं, तो अगर फिक्स्ड रेफरेंस से हाइट को मेजर कर रहे हैं तो उसी को मैं बोल देता हूं रिड्यूस लेवल, ठीक। अब इसके बाद जब आप लेवलिंग करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना होता है, जो कि होता है डंपी लेवल या ऑटो लेवल। तो डंपी लेवल और ऑटो लेवल यूज करने के पहले कुछ हमको चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लेवलिंग करने जा रहे हो तो उसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, पर ये तीनों पॉइंट है ना, कोई वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है चीजें कि किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे, तो मैंने उस तरीके से डायग्राम वगैरह बना के रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अभी हम बीच में एक और होता है, बीच में भी एक लेंस होता है, उसकी बात नहीं कर रहा है। तो यहां से मैं देख रहा हूं, ये मेरा आई साइड है और यहां से मैं ऑब्जेक्टिव साइड है मेरा, ठीक है। ये मेरा आई साइड है और ये साइड मेरा, जहां पे यहां से मैं देखूंगा अपनी आंख लगा के, ठीक है, और यहां पे मुझे कोई चीज दिखेगी, तो ये मेरा क्या हो गया, जहां से मैं देख रहा हूं ये मेरी क्या है, आई साइड है, ठीक है। यहां से मैं देख रहा हूं और उधर पे मेरे को कोई चीज दिख रही होगी, तो जिस तरफ से मैं देख रहा हूं वो मेरा आई पीस है और जिस तरफ से मुझे कोई चीज दिखेगी वो मेरी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक। बीच में मेरा एक लेंस भी होता है ना, लेंस के थ्रू ही तो दिखेगा, वरना ऐसे कैसे इतनी दूर का दिख जाएगा आपको। बीच में मेरा एक लेंस भी होता है, अभी लेंस की बात हम नहीं करेंगे, अगला जो टाइप है उसमें लेंस की बात आएगी, ठीक। तो अब मेरा जो मेरा डिस्टेंस होगा किसके किसके बीच, मेरा जो डिस्टेंस होगा, ये जो मेरा आई पीस है और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो इनके बीच का ये जो लाइन होगी, इनके बीच की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसी को मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो लाइन ज्वाइनिंग आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव इज नोन एज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लाइन ज्वाइनिंग आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, मैंने जैसे याद किया था, तो मैंने याद किया था इसको TOE, टो से। कैसे याद किया था, TOE, टो से। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, T से आपका क्या हो गया, टेलीस्कोप, O से हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और E से हो गया आपका आई पीस। तो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस या आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव इज नोन एज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली मैं बात कर रहा हूं अब किसके बारे में, लाइन ऑफ साइट के बारे में। सेकंड में किसके बारे में बात कर रहा हूं, लाइन ऑफ साइट के बारे में। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, लाइन ऑफ साइट के बारे में। ये आपका टेलीस्कोप है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है और बीच में लगा होता है एक लेंस, ठीक है। बीच में क्या लगा होता है, एक लेंस लगा होता है जिससे हम दुनिया देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लेंस, ठीक। तो जो लेंस का सेंटर है और जो आपका ऑब्जेक्टिव का सेंटर है, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ज्वाइनिंग क्रॉस हायर, ये हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर बोलते हैं। आपने देखा होगा पबजी वगैरह खेले होंगे या कोई गेम्स वगैरह आप खेलते होंगे, तो उसमें आपको ऐसा क्रॉस हेयर दिखता है ना। तो ये जो क्रॉस हेयर है, ये जो क्रॉस हेयर है, इसका सेंटर और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, लाइन ऑफ साइट बोलता हूं या LOS भी बोलता हूं, ठीक। तो अब यहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए एक्सिस आपका ऐसे है, ठीक है, तो भी आपका ये लाइन ऑफ साइट होगा। अगर आपका जो टेलीस्कोप है वो ऐसे है, तो भी ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा, है ना। तो आपका टेलीस्कोप है, मान लीजिए ये आपका टेलीस्कोप है, ये भी छोड़िए, ये आपका टेलीस्कोप है, ठीक है। तो टेलीस्कोप आपका ऐसा भी हो सकता है, दिख रहा होगा आपको,
अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो टेलीस्कोप आपका ऐसा सीधा भी हो सकता है, इस तरीके से भी ऊपर जा सकता है, इस तरीके से नीचे भी जा सकता है, पर आपका इसमें लाइन ऑफ साइट तो सेम रहेगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में अगर कोई मिरर लगा हुआ है लेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को जो लाइन जोड़ रही होगी, जो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ योर लेंस, या आपका जो क्रॉस हायर है, तो उस सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस, ये जो सेंटर, ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, हमेशा फिक्स होगी। लेकिन ये लाइन ऑफ साइट बन जाती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक स्पेशल केस में, जब आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये जो मैं पकड़ा हुआ हूं, है ना, ये अगर ऐसा है तो इसको मैं लाइन ऑफ साइट ही बोलूंगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाए, एकदम सीधी, अब वो जो लाइन ऑफ साइट होती है, अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए लाइन ऑफ साइट, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यानी कि LOC। क्या बोल देता हूं इसको, LOC। इसको मैं कई बार LOS भी बोल देता हूं, ना, क्वेश्चन में कई बार आपको LOS या LOC भी लिखा दिख जाएगा, तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कब आपको LOC बोल सकते हैं एंड कब आप LOS बोल सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल दैट इज परपेंडिकुलर। तो जब भी आपकी लाइन ऑफ साइट जो होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और किसके परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। और समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी अभी क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, तो यहां पे एक आपकी ये हो गई आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अगर मैं यहां से प्लम गिराऊंगा तो यहां पे मेरी क्या हो जाएगी, ये प्लम लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री पे है, मेरी प्लम लाइन और मेरी लाइन ऑफ साइट और प्लम लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देता हूं। फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा क्या है, आई पीस है, तो यहां पे मेरा क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैंने बोला इसके सेंटर और इसके सेंटर को जो लाइन जोड़ती है उसको मैं क्या बोलता हूं, LO सेट, लाइन ऑफ साइट बोलता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, लाइन ऑफ साइट। जब ये लाइन ऑफ साइट, ये अगर मेरी लाइन ऑफ साइट है, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एकदम कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल दूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है, मेरे हिसाब से तो हमेशा ये हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर मुझे पता करना है कि हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है या लाइन ऑफ साइट बोल दूं इसको मैं। यहां से मैं एक प्लम बॉब गिराऊंगा, यहां से मेरा एक क्या गिरेगा, प्लम बॉब गिरेगा, ठीक है। ये मेरा एक क्या है, प्लम बॉब है। अब ये अगर प्लम बॉब की जो लाइन है और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बिल्कुल किस में आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो इसी को मैं क्या बोल देता हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देता हूं। पहले ये लाइन ऑफ साइट थी, अगर ये 90 डिग्री पे है प्लम लाइन से, तो इसको मैं क्या बोल देता था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोल देता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब आपकी लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देता हूं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका बात कर रहा हूं मैं किसकी, अगर जो डंपी लेवल है आपका, है ना, ये ऐसा आपका एक डंपी लेवल है, ठीक है। यहीं पे आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ से आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपका आई पीस लगा होगा, बीच में आपका वो लगा होगा, तो ये बीच में आपका क्या लगा होगा, ये लेंस लगा होगा, ठीक है। तो ये आपका डंपी लेवल है, ठीक। ऐसा नहीं होता है पर इसी तरीके का होता है, भावनाएं समझें आप। तो ये आपका क्या है, डंपी लेवल है। तो डंपी लेवल में आपने क्या किया, यहाँ पे आपका एक नोन पॉइंट होगा। जब भी हम लेवलिंग करते हैं ना, तो हम एक हम क्या लेते हैं, बेंचमार्क लेते हैं, जहां तक की हाइट हमें पता होती है। यूजुअली केसेस में वो हम 100 ले लेते हैं, क्योंकि हमें हाइट वगैरह तो कुछ पता नहीं होती है, पर हमको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, जिस रेफरेंस से हम सारी हाइट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उस हाइट को मैं क्या ले लेता हूँ, 100। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, मुझे ये हाइट पता करनी है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब इसके ऊपर मैंने 1 मीटर मान लीजिए नापा, तो 101 ले लिया उसको, तो 1 मीटर मेरी हाइट हो गई, और डिफरेंस क्या ले लिया मैंने, 100 ले लिया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो नोन एलिवेशन होती है, मैक्सिमम केसेस में हम 100 ले लेते हैं, कभी कभी हमको जो एलिवेशन है वहां की वो भी लेनी पड़ती है एमएसएल के रिस्पेक्ट में, पर मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूं। तो ये जो 100 है ये मेरी नोन एलिवेशन है, ठीक है, यहाँ तक की हाइट मुझे पता है। अब इसके रेफरेंस में मैं अगली जो हाइट्स हैं वो मेजर करता हूँ, तो इसके जो रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में मैं अगली हाइट्स जो हूँ वो मेजर करूंगा। तो आपका जो नोन एलिवेशन है उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेटम बोल देता हूँ। और मेरा ये क्या लगाया मैंने, यहाँ पे एक अपना डंपी लेवल लगाया, ठीक है, डंपी लेवल या ऑटो लेवल बोल रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे पकड़ा स्टाफ,
यहाँ पे मैंने पकड़ा स्टाफ। देखिए लेवलिंग करते वक्त क्या करना होता है हमें, सबसे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेवलिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो मेथड हम यूज करते हैं, एक राइज ऑफ हाइट एंड फॉल मेथड यूज करते हैं, तो राइज एंड फॉल मेथड यूज करते हैं, और एक HY यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए क्या है, यहाँ पे डंपी लेवल है एक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, सेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, सेट करूंगा। यहाँ पे इसका जो बबल होगा ना उसको वर्टिकल लाने के, सेंटर पे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो बबल है उसको सेंटर पे लाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा लेवल हो जाएगा। तो ये मेरा जो लेवल है, तो यहाँ का जो मेरे को हाइट है ना, डेटम है, ये जो डेटम है ये मुझे पता होना चाहिए। तो यूजुअली मैं इसको ले लेता हूँ 100, यहाँ पे रखता हूँ मैं अपना स्टाफ, ठीक है। मेरा जो स्टाफ होता है उसको मैं यहाँ पे, स्टाफ की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 mm। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग जो मेरी आई ना, ये जो फर्स्ट रीडिंग लेता हूँ इसी को मैं बोल देता हूँ बैक साइड। तो फर्स्ट रीडिंग जो कि आपके लेवल से ली जाती है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, बैक साइड बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग एट नोन एलिवेशन। ये आपका एलिवेशन क्या था, नोन था। ये जो आपका रेफरेंस है ये आपका क्या है, नोन है। यहाँ से जो आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो, है ना, बार बार मैं वही चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते हैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ। तो आपका जो नोन एलिवेशन है वहां से जब आप रीडिंग लेते हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ बैक साइड, ठीक है। नोन एलिवेशन या नोन पॉइंट पे जो पहली रीडिंग मैं लेता हूं अपने ऑटो लेवल से उसको मैं बोलता हूं बैक साइड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टाफ रीडिंग एट नोन एलिवेशन इज नोन एज बैक साइड। फोर साइड क्या होता है, जो लास्ट रीडिंग लूंगा। देखिए देखिए समझता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये आपकी इस तरीके का यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके का ग्राउंड है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस तरीके का ग्राउंड है, ठीक। यहाँ पे आपने जो लेवल है अपना सेट किया, ठीक। पहली रीडिंग आपने यहाँ पे ली, यहाँ पे आपको पॉइंट पता था तो यहाँ पे आपने पहली रीडिंग ले ली, तो ये आपकी हो जाएगी बैक साइड। और ये पॉइंट आपको जो है जहाँ पे आपने ये लेवल सेट किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाता है बेंचमार्क, ठीक है। BM बोल देते हैं हम इसको, डेटा में होता है, अभी बेंचमार्क भी बताऊंगा आपको क्या होता है। पहली रीडिंग ली, उसके बाद आपने एक रीडिंग यहाँ ली, फिर आपने अगला यहाँ स्टाफ रखा, यहाँ ली, फिर यहाँ रखा, यहाँ ली, फिर यहाँ रखा, यहाँ ली। बहुत दूर चलेगा, हम इतनी दूर तक तो नहीं ले पाते हैं पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ ली और लास्ट रीडिंग आपने यहाँ ली, ठीक है। इतनी सारी रीडिंग हम नहीं ले पाते एक जगह से क्योंकि बहुत दूर होता जाएगा तो हमें स्टाफ जो है वो दिखता नहीं है, पर अगर पॉसिबल है तो ले भी सकते हैं क्योंकि उसमें एडजस्ट हो जाता है, मतलब जो जूम अप वगैरह आप कर सकते हो। तो ये आपकी जो बीच वाली रीडिंग है ना, इसको मैं बोलता हूँ IS यानी कि इंटरमीडिएट साइड। और जो मेरी लास्ट रीडिंग होती है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, फोर साइड। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको मैं बोल देता हूँ बैक साइड, और जो मेरी लास्ट रीडिंग होती है उसको मैं बोल देता हूँ फोर साइड, और जो बीच की जितनी भी रीडिंग होती है मेरी उसको मैं क्या बोल देता हूँ, इंटरमीडिएट साइड। तो ये पॉइंट्स आपको जो है वो याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है और इंटरमीडिएट साइड क्या होता है। और एक और चीज पूछी जाती है, वो पूछा जाता है चेंज पॉइंट, तो उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले आपको ये समझ में अगर आ गया हो कि बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है और इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बैक साइड क्या होता है, आपकी फर्स्ट रीडिंग बाय योर डंपी लेवल। लास्ट रीडिंग जो होती है उसको मैं फोर साइड बोलता हूं, और जो बीच की रीडिंग्स होती हैं उसको मैं क्या बोल देता हूं, इंटरमीडिएट साइड बोल देता हूं। और एक मैं नॉन एलिवेशन से रीडिंग्स को लेता हूं तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, डेटम, ठीक है, या इसको मैं क्या बोल देता हूं, बेंचमार्क, ठीक। तो ये बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में मैं क्या लेता हूं, एलिवेशंस को लेता हूं। अभी बेंचमार्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये मेरी बात हो गई किसके बारे में, बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, चेंज पॉइंट और बेंचमार्क के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। चेंज पॉइंट और बेंचमार्क के बारे में। तो क्या हुआ कि मैं जा रहा था इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से हर जगह रीडिंग ले लें। आप एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए, मान लीजिए उल्टा देखते हैं हम, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अगर आपने यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया है तो जरूरी नहीं ना कि यहां वाला अगर आप यहां पे रखोगे तो आपको कहो वो दिखेगा ही नहीं, आप तो सीधे चले जाओगे।
तो ये वाला जो आपको आपका बेंच क्रॉस स्टाफ जो आपका स्टाफ है वो यहाँ पे तो आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आपको यहाँ की लेवल चाहिए तो आपका लेवल आपने बेंचमार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया, ठीक है, ये आपका बेंचमार्क था। पहली रीडिंग आपने यहाँ ले ली, दूसरी भी ले ली, पर जब तीसरी लेने गए ना तो तीसरी वाली जब आप सीधे सीधे देख रहे हो तो वो हाइट तक ही नहीं पहुंच पा रहा आपका स्टाफ। जो आपका मान लीजिए यहाँ से आपका ये सीधे आपकी आंख है तो ये आप सीधे देखोगे, पर यहाँ पे तो आपका हाइट पे ही नहीं आ रहा स्टाफ, है ना, स्टाफ नीचे रह जा रहा है, तो वो आपको स्टाफ में कोई रीडिंग आ ही नहीं रही है। तो अब क्या करोगे, फिर कैसे लोगे रीडिंग? तो इस कंडीशन में हमें इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से देखूंगा। इस कंडीशन में मेरे को इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा और फिर मैं वहां से देख पाऊंगा। चलिए फिर समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये इस तरीके से मेरा एरिया है। यहां पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया बढ़िया, यहां पे मैंने पहली रीडिंग ले ली, यहां पे मैंने दूसरी रीडिंग भी ले ली, यहां पे मैंने तीसरी रीडिंग भी ले ली। अब जब मैं चौथी रीडिंग लेने आया तो मेरा स्टाफ तो ऐसा नहीं है कि 200 फीट या 250 फीट का स्टाफ मेरे पास होता है, 2 या 3 मीटर का होता है। तो मैंने स्टाफ रखा जब अपना, तो यहां से जब मैं देख रहा हूं तो मेरे को स्टाफ दिख ही नहीं रहा है, वो इतना नीचे हो गया। मैंने पूरा ऊपर करके पकड़ा उसको, फिर भी नहीं दिख रहा। तो अब मुझे यहां से रीडिंग लेने के लिए क्या करना होगा, इस स्टेशन को चेंज करके इधर पे लगाना होगा। जब मैं इधर पे स्टेशन लगाऊंगा तो शायद मुझे स्टाफ फिर दिख जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे जब मुझे अपने स्टेशन को चेंज करना होता है, यानी कि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, चेंज पॉइंट बोलता हूं। तो किस पॉइंट पे आपको करना पड़ा, जैसे आप यहां से चल रहे थे सीधे सीधे, फिर इस पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ा, स्टेशन को चेंज करना पड़ा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया होगा कि स्टेशन को जब चेंज करना पड़ता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, चेंज पॉइंट हो जाता है। ठीक, अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो चेंज पॉइंट होता है ना, वहां पे आपका बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंग होती है। अब वो कैसे, वो समझते हैं। यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए यहां से आप देख रहे थे, ये यहां तक आप लास्ट रीडिंग ले पाए अपने इस वाले स्टाफ से, ये वाला आपका जो लेवल था उसकी जो लास्ट रीडिंग थी वो आप यहां तक ले पाए। ठीक है, यहां तक आप लेवल की लास्ट रीडिंग ले पाए। ठीक है, लेवल की लास्ट रीडिंग आप यहां तक ले पाए। इसके बाद आपको जब नेक्स्ट रीडिंग लेनी थी तो आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने यहां शिफ्ट किया, तो लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन तो आपका यही है, ये वाला ही पॉइंट तो आपको लास्ट जो है कि नोन है, क्योंकि यहां तक तो आपने रीडिंग निकाल ली। तो अब जो आप पहली रीडिंग लोगे वो यहीं पे लोगे, जो आपने जहां पे लास्ट रीडिंग खत्म की थी वहीं पे आप पहली रीडिंग शुरू कर रहे हो। तो लास्ट पॉइंट जहां पे मैंने आखिरी रीडिंग ली थी वहीं से अब मैं शुरू कर रहा हूं अपना दूसरा, जब चेंज करने के बाद पॉइंट को, तो यहां पे मेरा लास्ट फोर साइड भी आ रहा था। और इस वाले स्टेशन के लिए मान लीजिए स्टेशन बी था, ये स्टेशन ए था, तो बी स्टेशन के लिए पहला पॉइंट भी हो गया। तो अगर वो पहला पॉइंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा। सॉरी, पहला पॉइंट क्या होगा, बैक साइड हो जाएगा। तो उसी पॉइंट पे मुझे बैक साइड भी मिल रहा है और फोर साइड भी मिल रहा है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बैक साइड और जो फोर साइड है वो अगर एक ही पॉइंट पे मिले तो उसको मैं क्या बोलता हूं, चेंज पॉइंट बोलता हूं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि चेंज पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपका बैक साइड और आपका फोर साइड एक ही पॉइंट पे मिलता है, एक ही लोकेशन पे मिलता है, तो उसे मैं चेंज पॉइंट बोल देता हूं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं बेंचमार्क के बारे में। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि चेंज पॉइंट क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, आपका फोर साइड क्या होता है ना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऐसा पॉइंट जहां पे आप बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंग्स ले रहे हो उसको मैं क्या बोल देता हूं, चेंज पॉइंट बोल देता हूं। तो समझ में आया होगा आपको कि चेंज पॉइंट मतलब आपका चेंज पॉइंट क्या होता है। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हम बात करेंगे इसके बाद बेंचमार्क की। फिर क्या बात कर रहे हैं हम अब, बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई कि बेंचमार्क क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव द डेटम। डेटम के ऊपर आपका कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा होगा हमें कंफ्यूजन, थोड़ा सा हमें यहां पे हो सकता है कंफ्यूजन। मान लीजिए ये आपका MSL है, ठीक है, इस MSL के ऊपर अगर मेरा कोई एक नोन पॉइंट है तो यही मेरा क्या हो जाता है, बेंचमार्क हो जाता है। ठीक है, तो मेरे MSL के ऊपर कोई नोन पॉइंट है उसको मैं बेंचमार्क बोलूंगा। अब इसके ऊपर मान लीजिए मुझे कोई हाइट निकालनी है, मेरे को मुझे यहाँ पे कोई हाइट कैलकुलेट करनी है, तो ये जो मेरी हाइट होगी ये मेरी क्या हाइट हो जाएगी,
ये मेरी हाइट जो होगी वो हो जाएगी रिड्यूस लेवल। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल और आपके डेटम में क्या फर्क होता है। ठीक है, डेटम यानी कि मीन सी लेवल, ये मीन सी लेवल है यानी मेरे समुद्र का जो 19 साल का हाई टाइड और लो टाइड है उसका अगर मैं एवरेज लेके कोई रेफरेंस बना रहा हूं तो उसको मैंने क्या बोल दिया, मीन सी लेवल बोल दिया। अब उसके बाद मैंने वहां से कोई एक हाइट नापी, तो जो मेरे को हाइट वहां से उसके ऊपर हाइट पता है जो, इसको मैंने बेंचमार्क बोल दिया। अब बेंचमार्क से अगर मैंने कोई हाइट नापी तो उसको मैंने रिड्यूस लेवल बोल दिया। तो क्या आपको बार बार एमएसएल निकाल कर वहां से हाइट नापना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपका बेंचमार्क, क्योंकि आप किस रेफरेंस से हाइट्स को नाप रहे हो। बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल हमें क्या करना है, एक हमें ऐसा पॉइंट लेना है जहां से हम सारी हाइट्स को नापते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बेंचमार्क को हमेशा हम 100 ले लेते हैं। जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं, ठीक है, रेलवे में मैंने काम किया है, तो रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे जो आपकी रेल होती है, ठीक है, जो आपका रेल ट्रैक होता है उसको मैं 100 ले लेता हूं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मेरा रेल ट्रैक जा रहा है, रेल ट्रैक के बाजू में मुझे कोई एक बिल्डिंग बनानी है, स्टेशन बिल्डिंग हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, या आपका एसपी, टीएसएस, ओएचई डिपो, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, कुछ भी बना सकता हूं मैं। तो मेरा जो ये रेल है ना, इसी को मैं क्या ले लेता हूं, मेरा बेंचमार्क ले लेता हूं, इसको मैं 100 ले लेता हूं। ठीक, अब जो मेरा पहला प्लिंथ मैं बना रहा हूं, तो अगर वो रेल के लेवल से कितने लेवल पे है, 1 मीटर पे लेवल पे है, तो यहां से मैं 1 मीटर नापूंगा और प्लिंथ अपना वहां पे सेट करूंगा। ठीक, तो मेरा ये 100 होगा, तो ये प्लिंथ वाला लेवल क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, तो मेरा रेफरेंस क्या ले रहा हूं मैं, जो रेल है उसको ले रहा हूं, तो वो रेल मेरे लिए बेंचमार्क हो गया। अब वो रेल कहां से कितनी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो रेल की हाइट एक्चुअल में कहां से कितनी है, वो एमएसएल से कितना ऊपर है कितना नीचे है। यहाँ पे एक्चुअल जब हम प्रैक्टिकल में ये लेवलिंग करते हैं तो ये सब हमको रेफरेंस नहीं देखना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं आपको, तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एक बेंचमार्क पता होना चाहिए जहां के रिस्पेक्ट में आप हाइट्स को मेजर कर रहे हो। ठीक, तो ये बेंचमार्क क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ऑफ नोन एलिवेशन। इनका एलिवेशन अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे एमएसएल से कितना ऊपर है अबव द डेटम। ठीक है, डेटम क्या हो गया आपका, एमएसएल हो गया। एनी पॉइंट हुज एलिवेशन इज डेफिनेटली नोन, ऐसा पॉइंट जिसकी मुझे एलिवेशन पक्का से पता है उसको मैं क्या बोल देता हूं, बेंचमार्क बोल देता हूं। तो ये जो आपको मैं डेफिनेशंस बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो जाते हैं फ्रेम। तो एनी पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन, ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी एलिवेशन मुझे पता है तो उसे मैं क्या बोल देता हूं, डेटम बोल देता हूं। एनी पॉइंट हुज एलिवेशन इज डेफिनेटली नोन इज नोन एज डेटम, हुज नोन एज बेंचमार्क नॉट डेटम। ठीक है, जिसकी ऐसा पॉइंट जिसकी मुझे पहले से हाइट वगैरह पता है, एलिवेशन मुझे पता है, ऊपर भी हो सकता है डेटम, नीचे भी, मतलब डेटम के ऊपर भी हो सकता है वो पॉइंट और नीचे भी हो सकता है। डेटम यानी कि मीन सी लेवल, और फिर उस मीन सी लेवल से अगर कोई ऐसी हाइट है जो मुझे पता है तो वो मेरा बेंचमार्क हो जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ बेंचमार्क की बात करते हैं। टोटल यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप के बेंचमार्क्स होते हैं। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा GTS बेंचमार्क। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। GTS का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, जिसको मैं GTS बेंचमार्क भी बोल देता हूं। ठीक, तो ये कौन एस्टैब्लिश करता है, सर्वे ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल एट मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है वहां का जो मीन सी लेवल है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई हाइट को मैं, जैसे आपने देखा होगा जो आपके रेलवे स्टेशन होते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि 1112 MSL, यानी समुद्र तल की कितने ऊपर है वो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, तो वो मीन सी लेवल से कितना ऊपर है आपका जो भी वहां पे हाइट गिवन होगी। तो वहां पे रेफरेंस क्या है मेरा, मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में अगर कोई हाइट को मैं बता रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। और जो हम MSL लेते हैं वो मुंबई का जो हमारा समुद्री तल है, यानी कि मुंबई पोर्ट जो है आपका, उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। दूसरा आता है आपका परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क की बात करूं तो वो कौन एस्टैब्लिश करता है, PWD और सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जो परमानेंट बेंचमार्क है वो कौन एस्टैब्लिश करता है, PWD और सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा आता है आपका टेम्पररी बेंचमार्क। तो जो आपका टेम्पररी बेंचमार्क होता है वो एस्टैब्लिश करता है कौन, आप खुद अपना एस्टैब्लिश कर सकते हो टेम्पररी बेंचमार्क। अगर आपको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए काम करना है तो आप जो आपका टेम्पररी बेंचमार्क है उसको आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। जब आपका ऐसी टेम्पररी काम है अपने हिसाब से आप जब बेंचमार्क को एस्टैब्लिश कर लेते हो, जब आपके घर बन रहे होते हैं तो क्या आप जो आपका GTS बेंचमार्क है या जो आपका परमानेंट बेंचमार्क है वो आप नहीं लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आपकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है या कोई आपके आसपास आपकी कोई पानी की टंकी है तो उससे कितनी ऊंचाई है, ये सब आप नहीं देखते हो। आप अपने, अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी अगर ये रोड जा रही है और यहाँ पे आप अपना घर बना रहे हो तो रोड का जो लेवल होगा
वही आप क्या मान लेते हो, लेवल मान लेते हो। या आप यहाँ पे एक भुर्जी बनाते हो, जो हमारा बेंचमार्क होता है उसको हम साइड की भाषा में भुर्जी बोलते हैं। तो भुर्जी बनाते हो यहाँ पे आप, या जो एक बेंचमार्क, एक ऐसा क्या करते हैं कि हम कुछ ईंटें लाते हैं और ईंटों को ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, उस पर हम एक मार्क बना देते हैं पेंट से, येलो पेंट से, तो वो हमारा बेंचमार्क हो जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो हाइट वगैरह है वो हम नापते रहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। तो ऐसा बेंचमार्क जो एक आध दिन का मेरा अगर काम है तो उसके लिए मैं अपने रेफरेंस के हिसाब से बना लूं तो उसे मैं बोल देता हूं टेम्पररी बेंचमार्क। और आर्बिटरी बेंचमार्क होता है जब मैं स्मॉल एरिया के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैंने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया, तो जब तक मेरा वो काम चल रहा है तब तक मैं यहाँ पे अगर मैं अपना घर बना रहा हूं तो जब तक मेरा काम चल रहा है तो इसी पॉइंट को मैं रेफरेंस ले रहा हूं हमेशा पूरे अपने काम तक के लिए। मान लीजिए मेरा घर 2 साल बना तो मेरा यही पॉइंट मेरा रेफरेंस होगा, तो उसको मैं बोल देता हूं आर्बिटरी बेंचमार्क, ठीक है, उसको मैं क्या बोल देता हूं, आर्बिटरी बेंचमार्क। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेरे होगा टोटल 4 तरीके के बेंचमार्क। फिर 2 तरीके की ये 2 चीजें और मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में। तो एक होती है आपकी डायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट यानी कि आप जहां पे डंपी लेवल लेके जा रहे हैं और लेवलिंग कर रहे हैं खुद से जाके, ऐसा नहीं है कि कोई आपका अपने आप लेवलिंग हो जा रही है। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। तो हम पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग के बारे में, फिर मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्ट लेवलिंग के बारे में। तो इनडायरेक्ट लेवलिंग उस ऐसी लेवलिंग होती है जिसमें आप खुद जाके लेवलिंग नहीं कर रहे हो, कुछ आप ऐसे पैरामीटर्स यूज कर रहे हो लेवलिंग के लेके। कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, तो यहाँ पे वर्टिकल एलिवेशन को हम डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपको पता है और ये पॉइंट आपको पता है, या आप मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको पता है d, ठीक, और आपको ये एंगल पता है अल्फा। ये डिस्टेंस और ये एंगल पता है, तो यहां पे आप साइन थीटा लगाएंगे या आप टेन थीटा लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे चलिए नया पेज में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है और ये वाले पॉइंट की आपको हाइट पता करनी है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो ये जो एसी डिस्टेंस है ये आपको पता है, एसी आपको पता है, ठीक। आपको ये जो एंगल है ये भी पता है अल्फा, ठीक। तो यहां पे आप लगाइए टेन थीटा, यहां पे आप लगाइए टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अपन को चाहिए क्या, बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, एसी टेन अल्फा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एसी टेन अल्फा। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये आपका मेनली कहाँ पे यूज होता है, आपका जो टैकोमेट्री होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो ऑलमोस्ट हर साल आपको यहाँ से इस पॉइंट से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिमिलर इसी पैटर्न में गेट में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये में भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपको जेई वगैरह में देखने को नहीं मिले हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि आपको ये डिस्टेंस दे दिया जाए। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो ये डिस्टेंस अगर मैं आपको 10 मीटर दे रहा हूँ और अगर मैं आपको अल्फा दे रहा हूँ 45 और मैं आपको जो एसी है वो 10 मीटर दे रहा हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूं कि कैलकुलेट हाइट ऑफ बीसी। बीसी आप कैलकुलेट करिए, तो आप कैसे कर लेंगे बीसी को कैलकुलेट। तो बीसी हो जाएगा आपका एसी यानी कि 10 इंटू 1045 और 1045 आपका क्या होता है, 1 ही होता है। तो बीसी आपका क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे जब हम टैकोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एलिवेशंस को फाइंड करते हैं तो उसे मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। दूसरी मेरी होती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर से मैं क्या मेजर करता हूं, प्रेशर मेजर करता हूं। तो मान लीजिए मेरा ये यहाँ पे मेरा एक सरफेस है, उसके ऊपर दूसरा सरफेस है, तीसरा सरफेस है ना, लिथोस्फेयर आपके मतलब थर्मोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो आपके ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। तो हर सरफेस में आपका जो प्रेशर है वो चेंज होता जाता है। तो चेंज ऑफ प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैं प्रेशर यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ अलग आ रहा है, फिर यहाँ मेजर कर रहा हूँ अलग आ रहा है, यहाँ मेजर कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरी एलिवेशन इंक्रीज होती जाएगी प्रेशर में क्या होगा, चेंज आता जाएगा। और जो प्रेशर के चेंज के हिसाब से अगर मैं हाइट बता दूं तो उसे मैं बोलता हूँ बैरोमेट्रिक लेवलिंग।
प्रेशर के चेंज के हिसाब से अगर मैं हाइट को बता दूं या प्रेशर के चेंज के हिसाब से मैं वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं अगर, तो उसको मैं बोल देता हूं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है। ठीक है, बैरोमीटर यूज्ड को अगर हम बोलते हैं, जो हम बैरोमीटर यूज करते हैं उसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, अल्टीमीटर भी बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद आती है आपकी हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो अगर हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग की बात करूं तो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज डिटरमाइंड बाय नोटिंग ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो शुरुआत में आपका टेम्परेचर क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है ना। तो डिपेंड करता है आपका कि किस लेयर पे हो आप। तो वो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज, उसके हिसाब से अगर मैं लेवलिंग कर लूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो कीवर्ड जितने भी हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पे वर्टिकल एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। बैरोमेट्रिक लेवलिंग की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर मैं हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग की बात करूं तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग द टेम्परेचर एज अ पैरामीटर टू डिटरमाइन द डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से आप लेवलिंग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में जो डायरेक्ट लेवलिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हमने लेवलिंग में देखी, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लेवलिंग, यूनिट नंबर 5 हमने शुरू की जो कि थी लेवलिंग। लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस को अगर मैं पता लगा रहा हूं तो उसको मैं बोल देता हूं लेवलिंग। कुछ टर्म्स हैं जो मुझे लेवलिंग अगर मैं कर रहा हूं तो पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका लेवल सरफेस क्या होता है और लेवल लाइन क्या होता है। तो कोई अगर आपका अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल में जो लाइन होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, लेवल लाइन बोलता हूं। और अर्थ सरफेस के पैरेलल में जो सरफेस होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, लेवल सरफेस बोलता हूं। इसको याद करने का क्या तरीका मैंने बताया, इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया कि जो आपका अर्थ का ओशियन है, ओशियन का बेड और ओशियन का टॉप सरफेस। तो ओशियन का बेड को अगर आप क्या ले रहे हो, अर्थ का सरफेस ले रहे हो, तो ओशियन का जो टॉप सरफेस है वो आपका लेवल सरफेस हो जाएगा। और लेवल सरफेस पे अगर आपको एक लाइन खींच दो, जैसे आप कोई बोट चला रहे हो उस सरफेस पे मान लीजिए, तो बोट पे जो आप बोट की लाइन जाएगी उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, लेवल लाइन। वैसे बोट जैसे तो नहीं चला सकते हम उसमें, क्योंकि वो आपके अर्थ सरफेस की हमेशा कैसी होती है, लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, फिर हमने एलिवेशन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस पता किया। एल्टीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एलिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एल्टीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन सी लेवल की बात की हमने फिर, तो मीन सी लेवल क्या होता है आपका, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग हाई टाइड एंड लो टाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। तो हाई टाइड और लो टाइड को अगर आप पीरियड ऑफ 19 ईयर्स तक के लिए क्या करें, एवरेज करें, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, मीन सी लेवल बोलता हूं। ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है। तो ये अर्थ सरफेस की जो बाउंड्री डिटरमाइन होती है वो MSL से ही डिटरमाइन होती है। ये आपका जो अर्थ सरफेस की बाउंड्री आप दिखा रहे हो कुछ नहीं, आपका ये मीन सी लेवल ही है। ये जो आप अर्थ सरफेस दिखाते हो, आप ऐसा तो नहीं दिखाते अर्थ सरफेस, है ना, ऐसा भी हो सकता है अर्थ सरफेस, पर आप ऐसा नहीं दिखाते हो। आप क्या दिखाते हो, गोल दिखाते हो उसको, क्योंकि वहां पे आप MSL दिखा रहे होते हो। रिड्यूस लेवल क्या बताया मैंने आपको कि नोन पॉइंट से अगर कोई आप हाइट मेजर कर रहे हो तो ये जो हाइट होगी यही आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस लेवल हो जाता है। फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या बताया मैंने आपको कि आपके ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। आपके लेंस यानी कि क्रॉस हायर और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लाइन ऑफ साइट। अगर लाइन ऑफ साइट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जो आपकी प्लम्ब लाइन है और जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, अगर उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उसको मैं बोल देता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। फिर हमने देखा बैक साइड, तो जो पहली रीडिंग लेते हो आप इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करने के बाद, जो आप पहली रीडिंग लेते हो उसे आप बोलते हो बैक साइड। जो लास्ट रीडिंग लेते हो उसे आप बोलते हो फोर साइड, और जो बीच की रीडिंग्स होती हैं उसे हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट साइड। और ऐसा पॉइंट जहां से हमारी आगे की रीडिंग पॉसिबल ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके दूसरी जगह पे लेकर जाना पड़ता है। वहां से जो हम रीडिंग, वो जो पॉइंट होता है उसे हम चेंज पॉइंट बोलते हैं। ये आपका होगा चेंज पॉइंट, है ना, ये होगा चेंज पॉइंट, ये नहीं होगा आपका चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट कहां पे आया, यहां पे आया। तो यहां पे जो बैक साइड और फोर साइड दोनों आती हैं। बेंचमार्क आपका जो डेटम से कोई नोन हाइट का, जिसकी जो डिफरेंस मतलब जिसकी जो हाइट है वो आपको क्या है, डेफिनेटली नोन है। जो एलिवेशन है आपको क्या है, डेफिनेटली नोन है। 4 तरीके के हमने देखे, परमानेंट, टेम्परेरी, आर्बिटरी और GTS बेंचमार्क। फिर हमने टाइप्स ऑफ 2 तरीके की लेवलिंग होती है, एक आपकी डायरेक्ट लेवलिंग और दूसरी आपकी होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लेवलिंग में अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट लेवलिंग, इसके बाद काफी सारी लेवलिंग होती है डायरेक्ट, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले हमने बात की इनडायरेक्ट लेवलिंग के बारे में। तो आपकी इनडायरेक्ट लेवलिंग हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करके, और ये आपका टेम्परेचर को यूज करके।
ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि आपकी डायरेक्ट लेवलिंग क्या होती हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं आपके टेलीस्कोप वगैरह में। तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमारे लिए बची हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी यूनिट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं अभी आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप डेफिनेटली इनको रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से उनको और अच्छे से मतलब याद रख पाएँ। और कुछ आप चाहें तो क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, ताकि हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व मतलब आगे जब लेक्चर देखें तो वो भी आपको और अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।